अभी देखो एक्सरसाइज 13.2 का इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 13.2। ये वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन होगा। 13.2 के सारे क्वेश्चंस हम इस पे कर लेंगे, तो हमारा एजेंडा आज का वही है, जितने कॉन्सेप्ट्स हैं पहले वो सीखेंगे, फिर एग्जाम्पल के थ्रू उनको और अच्छे से समझेंगे, और फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास पे करेंगे। सबसे पहला टॉपिक जो हम सीखने जा रहे हैं वो है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, मतलब किसी सर्टेन इवेंट की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू प्रोबेबिलिटीज। ये करना है, ठीक? समझोगे? अच्छे से समझोगे? लेट E and F be two events associated in the sample space S। ठीक है, कोई सैंपल स्पेस S है, उसमें से दो इवेंट्स हैं E एंड F। तो E इंटरसेक्शन F, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कॉमन वाला पार्ट होता है E और F के बीच का। हाँ, कई बार तो ये कॉमन वाला होता है और कई बार दोनों हो वो भी होता है, मतलब दोनों इवेंट साथ साथ अकर हो रहे हो, तो उसको भी हम E इंटरसेक्शन F से डिनोट करते हैं। तो इवेंट E इंटरसेक्शन F का मतलब दो होता है, एक तो वही कॉमन वाले इवेंट को लेके, और दूसरा E और F दोनों साथ साथ हो। कॉमन का मतलब क्या है? दोनों साथ साथ हो रहे हैं, है यस ना? सर। तो E इंटरसेक्शन F का मतलब होता है इवेंट E एंड F हैव occurred simultaneously। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी E एंड F। देखो लास्ट टाइम पे हमने ये पढ़ा था E यूनियन F। इसका फॉर्मूला अगर तुम्हें याद हो तो E प्लस पी F, एफ माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ। हाँ ये वाला हमने लास्ट टाइम पे पढ़ा था। तो इसको क्या बोलते हैं? ये 11th में भी पढ़ा था। इसको बोलते हैं E यूनियन है। और F बोलते थे, है ना? और इसका नाम क्या है? P E एंड F। तो E एंड F अगर दो इवेंट्स हैं किसी सैंपल स्पेस S के साथ, सैंपल स्पेस S के साथ E एंड F दो इवेंट्स हैं, तो E इंटरसेक्शन F की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो देखो क्या होती है। मान लो E एंड F जो दो इवेंट्स हैं उसमें से E पहले हो चुका है, जस्ट इमेजिन E पहले हो चुका है। अब जब F होगा तो वो E पे डिपेंड करेगा, मतलब E पे E इवेंट अगर हो चुका है तो अब अगर F होने वाला है तो F जो होगा वो E के आउटकम्स को ध्यान में रखते हुए होगा। मैं एक एग्जांपल बताता हूं। जैसे मान लो एक बॉक्स है, इस बॉक्स में 10 ब्लैक बॉल्स हैं और 12 हैं ब्लू बॉल, वाइट ले लेते हैं, ठीक? अब मैं ई बॉल, मतलब दो बॉल्स मुझे पिक करने हैं, तो पहला मैं बोलता हूं दो बॉल पिक करने हैं, तो पहला बॉल जो बाहर आए वो ब्लैक हो, ई ये इवेंट हो गया, और एफ का मतलब दूसरा इवेंट जो हो वो वाइट हो। चलो तो इसका प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, मतलब ई भी हो और एफ भी हो, ई और एफ दोनों हो, ठीक है? ई भी हो और एफ मतलब भी हो। बेसिकली दो लोग उस डब्बे में से बॉल निकालते हैं साथ में। या मैं निकाल रहा हूं अकेले, बारी बारी निकाल रहा हूं, अच्छा। पहले एक बॉल हाँ निकाल लिया फिर दूसरा निकालू। बट वो साइमल्टेनियसली नहीं हुआ ना, वो तो एक के बाद एक हुआ ना। चलो ठीक है, साथ साथ निकालते हैं, कोई इससे फर्क नहीं पड़ना। देखो साइमल्टेनियसली निकालने में दो चीजें होती हैं, एक तो तुम्हारा विदाउट रिप्लेसमेंट और एक विथ रिप्लेसमेंट।
विथ रिप्लेसमेंट में क्या होता है, जैसे जो बॉल मैंने बाहर निकाल लिया उसको देख लिया फिर वापस डाल दिया उसी के अंदर, और एक होता है विदाउट रिप्लेसमेंट। तो अगर विथ रिप्लेसमेंट है तो पहले वाले इवेंट का दूसरे पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर विथ रिप्लेसमेंट है, जैसे मान लो एक बॉल मैंने बाहर निकाल लिया, मैं पहले ये दिखाता हूं, आगे की बातें थोड़ी देर बात करेंगे। चलो, तो ये मान लिया हमने दो बॉल्स निकाले हैं और ये विदाउट रिप्लेसमेंट है, ओके, रिप्लेस नहीं कर सकते। तो पीई इंटरसेक्शन एफ, मतलब ई भी आए एफ भी आए, तो सबसे पहला इवेंट ई मतलब ब्लैक बॉल के बाहर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 10/22 ये होगी। और फिर व्हाइट के आने की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि ई भी होना है और एफ भी होना है, तो एंड इनटू होता है। अब एफ का क्या बचा, तो देखो अब एफ मतलब व्हाइट बॉल के बाहर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो व्हाइट बॉल टोटल है 12 बट टोटल नंबर ऑफ 21। आउटकम्स 21 हो जाएंगे। तो यहां पे जो एफ का प्रोबेबिलिटी है वो ई की प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि ई तो एक बॉल बाहर लेके आ चुका है, अब जो बचे हैं वो क्या है, 21 ही बॉल्स हैं। तो एफ जो है दूसरा वाला इवेंट वो ई के आउटकम पे डिपेंड कर रहा है, ठीक। तो इसका फॉर्मूला होता है पीई, मान लिया इवेंट ई हो चुका है, अब जब एफ होगा ना तो वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। ये लास्ट टाइम पे हमने पढ़ा था, एफ अपॉन ई पढ़ा था ना लास्ट टाइम पे। यस सर। तो ये है हमारा फॉर्मूला, या तो ऐसे होगा या फिर मान लिया हमारा इवेंट एफ पहले हो चुका है, तो अब जब ई होगा तो वो एफ पे डिपेंड करेगा। तो ये होता है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, दो प्रोबेबिलिटीज का मल्टीप्लिकेशन है ये, ठीक। ये समझ आ रहा है, यस सर। जहां पे पी एफ अपॉन ई, इसका फॉर्मूला क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई, यही होगा ना। एंड प्रोबेबिलिटी ई अपॉन एफ का फॉर्मूला, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, लास्ट टाइम पे पढ़ा था इस फॉर्मूले को हमने। तो जरा इतना लिख लो पहले, फिर एक दो क्वेश्चन करते हैं इस पे। ये उल्टा लिख दिया ना, यहां पे देखो मैंने उल्टा लिख दिया है, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। एफ इंटरसेक्शन ई अपॉन एफ, हाँ नीचे वाला होता है तो ये ई है, फिर प्रोबेबिलिटी एफ या ई जो भी चाहिए और पी ऑफ एफ, ये फॉर्मूला है। अब देखो एक एग्जांपल करते हैं, उस पे ना ये सारा क्लियर हो जाएगा, ये क्या है कैसे निकालते हैं ये सब क्लियर हो जाएगा। एक एग्जांपल करते हैं, तो पहले मैं क्वेश्चन टाइप कर लेता हूं। क्वेश्चन इज, सर एनसीईआरटी खोल दो। एनसीईआरटी ये रहने दो, छोड़ो ना, एनसीईआरटी में सॉल्यूशन दिया होगा, मैं नहीं चाहता देखो अभी, है ना। तो क्वेश्चन जब भी करो, एनसीईआरटी का एग्जांपल अगर तुम्हें करना है, मैं वैसे वही करा रहा हूँ, तो एग्जांपल करने में वही है कि तुम्हें सॉल्यूशन नहीं देखना है पहले, तो वो मैं नहीं चाहता सॉल्यूशन देखो कहीं से भी, तो बेटर है हम लोग ऐसे ही करें बिना उसको देखे, ओके। एंड अर्न, अर्न समझते हो, बुक मत नहीं खोलना, सर। ठीक है। पता नहीं सर, पर गेस कर लेंगे कुछ होगा जिसमें बॉल या कुछ होंगे। हाँ बहुत सही बहुत सही। एक एक ना एक क्या बोलते हैं उसको, लोटा समझते हो, लोटा जानते हो, हाँ सर। हाँ हाँ लोटा तो पता है। लोगों ने WWE देखी है, यस सर। क्या? अंडरटेकर को WWE रेसलिंग देखते थे, यस सर। नहीं। अंडरटेकर उसमें था एक, हाँ हाँ हाँ। अभी भी है। तो उसके साथ एक पॉल हेमन आता था, पॉल हेमन, और पॉल बेयरर आता था उसके साथ एक, तो वो एक अर्न लेके आता था, अंडरटेकर की जान उसमें होती थी ऐसा माना जाता था। सर हम तो गैंग्स ऑफ वासेपुर वाले हैं, ये सब चीजें नहीं देखते हम। वही एक लोटा जैसा होता है, मतलब एक बॉक्स मान लो, तो अर्न का मतलब ये होता है अर्न कंटेन 10 ब्लैक एंड 5 व्हाइट बॉल्स, 2 बॉल्स। तुम लोग भी एक काम करो ना, क्वेश्चन लिखो मेरे साथ साथ, क्योंकि फिर बोलोगे एनसीईआरटी में था, तो वही है, क्वेश्चन देखोगे तो सॉल्यूशन दिख जाएगा। आर ड्रॉन फ्रॉम, जब मैं लिख रहा हूं तो तुम्हें लिखना चाहिए, फ्रॉम द अर्न सर लिख रहे हैं सर।
one after the other, one after the other, without replacement. Without replacement. What is the probability? What is the probability that both drawn balls are black? That both ये है क्वेश्चन. चलो इसको सॉल्व करें. यस. देखो उस अर्न में क्या क्या है. 10 ब्लैक बॉल्स हैं एंड 5 है व्हाइट बॉल्स. दो बॉल्स को निकालना है ड्रॉन फ्रॉम द अर्न, वन आफ्टर द अदर, विदाउट रिप्लेसमेंट, बिना रिप्लेस किए. एक निकाल लिया, अब रिप्लेस नहीं कर सकते. कहने का मतलब एक इवेंट के आउटकम पे दूसरा वाला इवेंट डिपेंड करेगा, क्योंकि एक बॉल तो कम हो जाएगा बॉक्स के अंदर. अगर रिप्लेस कर सकते तो एक बॉल निकाल लिया, उसको देख लिया, फिर अंदर डाल दिया. तो दूसरा बॉल जब निकालेंगे तो पहले इवेंट का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा उसके ऊपर, क्योंकि नंबर ऑफ बॉल सेम रहेंगे, नंबर ऑफ आउटकम्स तो सेम रहेंगे. तो रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट में यही डिफरेंस है. अब विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब निकाल लिया, अब उसको वापस अंदर रिप्लेस नहीं कर सकते. तो इस केस में जब बिना रिप्लेसमेंट होता है तो दूसरा वाला जो आउटकम होता है वो पहले वाले के आउटकम पे डिपेंड करता है. ठीक. तो अब देखो क्या होता है यहाँ पे. 10 ब्लैक बॉल्स हैं, 5 व्हाइट बॉल्स हैं. हम दो इवेंट डिफाइन करते हैं. इवेंट ई हमारा रहेगा फर्स्ट ड्रॉन बॉल इज ब्लैक, और दूसरा इवेंट एफ बना लेते हैं, सेकेंड ड्रॉन बॉल इज ब्लैक. ठीक. अब हमें क्या चाहिए देखो, पहला वाला भी ब्लैक चाहिए, दूसरा वाला भी ब्लैक चाहिए, ई इंटरसेक्शन एफ चाहिए, दोनों चाहिए ना. तो प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ मतलब ई भी हो और एफ भी हो, यही तो चाहिए. तो इसका क्या फॉर्मूला होगा, पहले हम जनरल लॉजिक से सोचते हैं. ई का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, पहला बॉल निकाला, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है उस पे, तो स्टार्टिंग में 15 बॉल्स हैं, उसमें से एक बॉल बाहर निकालना है, और 10 तो उसमें से 10 ब्लैक ब्लैक बॉल. 10/15. 10/15 मल्टीप्लाइड बाई एंड हाँ मतलब मल्टीप्लाई होगा, हाँ बिकॉज़ दोनों चाहिए हमें. हाँ. अब एफ और का दूसरे में एफ का बताओ. एफ का बता रहे हैं सर, एक सेकंड. तो 5 वाइट बॉल्स हैं, तो लेकिन हमने एक बॉल निकाल लिया, तो लाइक 5/14 ना, दोनों ब्लैक ब्लैक चाहिए. चाहिए. अच्छा दोनों ब्लैक चाहिए. तो फिर वही 10/14 10/14 10 भी नहीं, 9/14. अच्छा हाँ, एक ब्लैक बॉल निकाल लिया ना हमने. देखो तुम लोग ध्यान नहीं दे रहे हो, पहले वाले इवेंट के आउटकम पे दूसरा वाला डिपेंड करेगा, विदाउट रिप्लेसमेंट है. तो एक व्हाइट तो सॉरी एक ब्लैक तो बाहर आ गया, ये P ऑफ ई ही तो है. देखो तो ये P ऑफ ई ही तो है. अब यहाँ पे अगर P ऑफ ई निकालो, मान लो एक ही इवेंट है, एक बॉल निकालना है और वो ब्लैक हो जाए, तो क्या होगा प्रोबेबिलिटी 10/15 होगा, है ना. अब अगर हम निकालें, एक इवेंट हो चुका है E, अब निकालो इसका कितना आएगा, F/E निकालो. प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट F व्हेन E हैज बीन ऑकर्ड, यही तो होता है P F/E. तो इसमें क्या होता है, F की प्रोबेबिलिटी जब E हो चुका है तो कितना होगा. F निकलने के लिए क्या क्या कंडीशन देखो, F के पूरा होने के लिए ब्लैक, तो अब ब्लैक कितने बचे होंगे, 9 बचे होंगे. और इवेंट E हो चुका है, इवेंट E हो चुका है मतलब एक बॉल बाहर आ चुका है, तो बचा कितना 14. तो देखो ये वाली चीज और ये वाली चीज, क्या हम इसको P ऑफ E एंड P F/E लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते. यस सर. तुम्हें कनेक्शन दिख रहा है फिर, क्या सर, इन दोनों में कनेक्शन दिख रहा है, दोनों इवेंट्स में. हाँ मतलब ये वाला P ऑफ E है और ये P F/E है. मत देखो, सेकंड वाला इवेंट ऐसे है कि ई हो गया, अब तुमने एक और इवेंट बताना, तो वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला जैसे हमने किया था, हाँ, तभी वो P F ये वाली वेरी गुड, बहुत बढ़िया. ये वाली जो है ना दूसरी वाली, ये वाली ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है,
ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, ठीक। तो यहाँ पे देखो f अपॉन ई वैसे भी 9/14 आ रहा है और ये p ऑफ ई आ रहा है, तो इन दो प्रोबेबिलिटीज का ये मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है। तो इसी वजह से इसको मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। अच्छा, इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, देखो थोड़ा सा परमुटेशन कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। देखो क्या है, अच्छे से समझना, ये जो लिखा है ना नंबर 10/15 इंटू 9/14, देखो इसको कैसे लिखते हैं। ये 10 क्या है, तो 10 ब्लैक बॉल्स हैं, उसमें से एक बॉल बाहर आना है, तो 10C1 ऐसे लिख सकते हैं। Yes और sir, नीचे 10 choose 1 list. और नीचे क्या होगा, 15 में से एक निकालना है, तो 15C1 मल्टीप्लाइड बाई, अब एक इवेंट हो गया, एक ब्लैक बॉल बाहर आ गया, अब कितने बचे ब्लैक बॉल, 9 ब्लैक बॉल्स बचे हैं, तो अब 9 में से एक निकालना है और नीचे 14 में से एक निकालना है, तो ये हमारा P E इंटरसेक्शन F ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक। तो या तो ये लिख लो या फिर ये लिख लो, हाँ इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, आगे ये सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, इसी एग्जांपल में थोड़ा सा और ट्विस्ट किया जाए, अगर मान लो तुमसे पूछा जाए पहला बॉल जो है, मैं और केसेस बना देता हूं ताकि और अच्छे से समझ पाए इस चीज को हम लोग। ये तो मान लो फर्स्ट केस था, इसी में और केस बना दें, सेकंड केस, कि अब जो दो बॉल्स बाहर आते हैं वो कैसे हो, व्हाइट हो और ब्लैक हो। तीसरा मान लिया दोनों बॉल्स जो बाहर आते हैं, और क्या क्या बचा, एक ब्लैक बचा और व्हाइट बचा, और चौथा केस मान लिया दोनों व्हाइट बचा, तो क्या क्या होगा आउटकम, तो आंसर क्या क्या होगा। चलो इस केस में कितना होगा, देखो जरा, पहला व्हाइट आए, तो व्हाइट तो पहला वाला इवेंट ई हो गया, हर केस तो में 5/15. ये पहला वाला ई है, दूसरा वाला एफ है, ये ई है और ये वाला एफ है, तो पहला इवेंट ई होने के लिए व्हाइट कितने हैं, 5/15। अब एफ जब होगा तो व्हाइट एक बाहर आ चुका है, अब दूसरा वाला हमको कौन सा चाहिए, ब्लैक चाहिए, 10/14. 10/14। तो इसको अगर वैसे लिखना चाहते हैं तो 5C1/15C1 इंटू 10C1/14C1, ठीक है। इसका देखो पहला वाला ब्लैक चाहिए, तो 10/15 मल्टीप्लाइड बाई, अब व्हाइट 5/14. 5/14, बहुत सही, तो 10C1/15C1 मल्टीप्लाइड बाई 5C1/14C1, और लास्ट वाले का देखो दोनों ही व्हाइट चाहिए, तो 5/15 5/15 into 4/14. 4/14, बहुत बढ़िया, 14 क्योंकि एक व्हाइट तो निकल चुका, अब 4 व्हाइट्स बचे हैं और टोटल बॉल भी एक कम हो गया है, तो ये हो गया 5C1/15C1 इंटू 4C1/14C1। तुम्हें तो पता होगा ये NC1 की वैल्यू n होती है, तो 5C1 5 हो जाएगा, 4C1 4 हो जाएगा, ये तो पता ही होगा, और NCR का वैल्यू भी पता होगा, n/n-r इंटू फैक्टोरियल r, तो पता ही होगा। Yes sir. चलो इनको लिख लो जल्दी से। चलो अब नेक्स्ट देखो, कई बार क्या होता है, ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम हमको 2 से अधिक इवेंट्स पे लगाना पड़ता है, ठीक है। तो एक छोटा सा सब हेडिंग, छोटा सा टॉपिक, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी फॉर मोर देन 2 इवेंट्स, 2 से ज्यादा इवेंट्स हो तब कैसे लगाते हैं। जैसे मान लिया हमें निकालना है A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, तो अब देखो क्या होगा, पहले तो इवेंट A मान लिया कंप्लीट हो गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A, फिर A हो चुका है, तो अब B और C का जो मतलब ऑकरेंस है वो A पे डिपेंड करेगा, ठीक। तो अब जो प्रोबेबिलिटी होगी B की वो क्या होगी, A के आउटकम पे डिपेंड करेगी, ठीक है। यहां तक A हो गया, A तो सेपरेट हुआ, A पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, A अगर हो गया तो अब जो B होगा ना वो A के आउटकम पे डिपेंड करेगा, मतलब B के साथ A का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, और जो C होगा क्योंकि अब B और A दोनों हो चुका है, तो अब क्या होगा, C A और B दोनों पे डिपेंड करेगा,
ए इंटरसेक्शन बी ऐसा होगा। क्या ये बात क्लियर है? यस ये सर। क्लियर है? चलो इसका एक एग्जांपल देता हूं मैं। मान लो एक बकेट है। अब इस बकेट में 3 टाइप्स के बॉल रखे हैं। क्या क्या बॉल है? मान लिया 10 ब्लैक बॉल्स हैं, 5 रेड कलर के बॉल्स हैं और 15 है येलो कलर के बॉल्स। ठीक, 3 बॉल्स हमें बाहर निकालना है, विदाउट रिप्लेसमेंट है। तो पहले वाले ब्लैक बॉल का बाहर आना मान लिया हमने ए, मान लिया एक इवेंट बना लिया ए, उसमें ब्लैक बॉल बाहर आना चाहिए, ये हमने मान लिया। दूसरा इवेंट बी बना लिया, उसमें रेड बॉल बाहर आना चाहिए। और तीसरा इवेंट सी बना लिया, जिसमें येलो बॉल बाहर आना चाहिए। तो अब देखो तीनों के तीनों हमको चाहिए, मतलब ए भी चाहिए, बी भी चाहिए और सी भी चाहिए। ओके, तो अब ए सर बी एक सी सेकंड करें, एक सेकंड करके देखते हैं, मतलब आंसर बताता हूं आपको फिर। चलो करके बताओ, करके बताओ। वेरी गुड। चलो मैं भी निकालता हूं। देखो पहले ए का है, फिर बी का है, फिर सी का है। तो ए तो सेपरेट होगा, ए पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ब्लैक बॉल के बाहर आने के लिए क्या प्रोबेबिलिटी? 10 ब्लैक है और टोटल कितने हैं? 30। फिर ए हो गया। अब बी जो होगा वो ए पे डिपेंड करेगा। तो बी क्या था? रेड बॉल का बाहर आना। रेड बॉल के लिए फेवरेबल होंगे 5 बट 29। 29 टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, क्योंकि एक जो है वो ए के साथ निकल गया। अब यस सर। अब सी होना है। तो सी कितने हैं? येलो बॉल्स। येलो बॉल के लिए 15 15 अपॉन फेवरेबल, 28। 28। यस अब सर, देखो यही इसको आया ओके है सर। बिल्कुल। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना, जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा। देखो उसको कैसे लिखोगे? 10C1 अपॉन 30C1 इंटू 5C1 अपॉन 29C1 इंटू 15 येलो थे, उसमें से एक येलो बाहर आना है, और 28 टोटल बॉल्स थे, उसमें से एक बॉल बाहर आना है। तो इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा 3 अगर इवेंट्स है, मतलब 2 से अधिक इवेंट्स हैं तो उसके लिए है। अच्छा मान लो 4 के लिए कोई पूछ दे, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, वही चीज है ये तो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, फिर अब जो बी होगा वो ए पे डिपेंड करेगा, फिर सी जो होगा वो ए और बी दोनों पे डिपेंड करेगा, और डी जो होगा वो ए बी और सी तीनों पे डिपेंड करेगा। तो इस तरीके से ये बस मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। देखो ये सारे मल्टीप्लीकेशन है, तो इन सबको मल्टीप्लाई करते जाएंगे, यही हमारा मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी है। ठीक, सर एक बार ना इसमें ऐसा केस लेना है जिसमें पहले में भी ब्लैक निकाल रहे हैं, दूसरे में कुछ और निकाल रहे हैं, तीसरे में फिर ब्लैक निकाल रहे हैं और चौथे में कोई और निकाल रहे हैं, मतलब अच्छा जैसे तो आपने उसमें 4 वाला ब्लैक केस। पे, तो ब्लैक पे नंबरिंग करनी पड़ेगी फिर। हाँ मतलब ब्लैक पे सपोज जैसे ब्लैक वन इसमें तो ब्लैक टू। आसान था, बिकॉज हमें पता था येलो में 15 बॉल्स है और येलो में से कोई निकला नहीं है। अच्छा सपोज इसी वाले क्वेश्चन में हाँ, हमारे को सी में दिया होता ब्लैक बॉल निकालना है, तो फिर आंसर से सिर्फ 14/28 होता। रुको। अब मान लो ए है, बी है और सी है। ए बी सी थोड़ा सा ट्विस्ट कर लिया हमने। ए क्या है? ब्लैक। बी वही तुम्हारा रेड। हाँ, और और सी सी फिर फिर से ब्लैक। ब्लैक। उस बॉक्स में येलो बॉल्स हैं कि नहीं ये बताओ पहले। येलो बॉल्स है, बिल्कुल है, 15 हैं। येलो बॉल्स हैं। हाँ अच्छा, सर। तो पहला ए निकालने का कितना होगा? 15 अपॉन, सॉरी 10 अपॉन 10/30। 30। 30। अब फिर दूसरा 5 रेड इंटू निकालने, 29। 5 अपॉन 29। और फिर तीसरा फिर 14/28। 14/28। यस करेक्ट, सही बस है। फिर बढ़िया। येलो को टच ही नहीं कर रहे, वो तो बस अपना काउंट बढ़ाने के लिए येलो को डाला है। सर 14 कैसे हुआ? 14 क्योंकि, अच्छा सॉरी सॉरी 11, ये ना 9 होगा 9। अभीक ना गलत करवा देता है। एक ब्लैक तो निकाल चुका है अभीक, अब तो 9 ही बचा। अच्छा सॉरी सॉरी, मैंने 15 उसका देख लिया था ना, हाँ मतलब 9, मतलब एक कम करा था मैं। हाँ मतलब कोई नहीं, बात तो समझ में आ गई। तो ये हमारा इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी चलता है। ठीक। ठीक है अच्छा सर। अब देखो इंडिपेंडेंट थ्योरम, इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं वो भी समझ लेते हैं। एक काम करो जरा जल्दी से नोट डाउन कर लो, मिटाऊंगा अब इसको पूरे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स
दो इवेंट्स अगर इंडिपेंडेंट हो तो क्या होती है, क्या होता है? इंडिपेंडेंट इवेंट्स, देखो ये अच्छे को समझना अच्छे से। कई में क्वेश्चन में आता है कि दो इवेंट दे देगा, एक सैंपल स्पेस दे देगा और पूछेगा कि चेक करो दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। एक कंडीशन होती है जो हमको चेक करना पड़ता है। तो क्या होती है वो कंडीशन, देखो ध्यान से समझना। टू इवेंट्स E and F are said to be independent if the probability of occurrence of one of the event is not affected by the occurrence of other। ठीक, two events E and F are said to be independent if the probability of occurrence of one of the event is not affected by the occurrence of the other। मतलब E एंड F दो इवेंट्स किसी भी सैंपल स्पेस से एसोसिएट हो रहे होंगे, वो दोनों इंडिपेंडेंट तभी होंगे जब एक का होना या एक की प्रोबेबिलिटी दूसरे की प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड ना करे। अभी हमने क्या देखा था, एक अगर निकाल लिया तो दूसरा वाला उस पर डिपेंड कर रहा था। जैसे दो बॉल निकाल लिया तो पहला बॉल जो निकला उसका आउटकम जो है दूसरे वाले को अफेक्ट कर रहा था, है कि नहीं? यस सर। तो यस देखो सर। इसमें, हाँ इसमें क्या होगा, मैं एक एग्जांपल देता हूं फिर बात करेंगे। देखो ये एक वही मान लो बॉक्स है, इसमें क्या है 10 ब्लैक बॉल्स हैं और 5 वाइट बॉल्स हैं, वही सेम स्टोरी है। two balls are drawn successively with replacement। इसका मतलब पहले समझ लो। विथ रिप्लेसमेंट में लास्ट टाइम बता रहा था, विदाउट रिप्लेसमेंट भी बता रहा था। विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या है, जैसे एक बॉल बाहर निकाल लिया और उसको हम रिप्लेस नहीं कर सकते, एक बॉल निकाल लिया तो अब उसमें 14 ही बॉल बचे हैं। और विथ रिप्लेसमेंट मतलब एक बॉल निकाल लिया, अगर हमको वो चाहिए तो ले लेंगे, उसके जगह कुछ और डाल देंगे, और अगर नहीं चाहिए तो उसको वापस उसी में डाल देंगे। तो रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब नंबर ऑफ बॉल्स जो है वो हर बार 15 ही रहेंगे। ठीक, अब देखो, तो मेरा सवाल है, मैं दो तीन चीजें पूछूंगा। पहला, इवेंट ई और इवेंट एफ दो रहेंगे, पहला वाला इवेंट ई रहेगा, दूसरा वाला इवेंट एफ रहेगा। तो पहला वाला बॉल जो है वो व्हाइट आए, दूसरा वाला ब्लैक आए, निकालो जरा इसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा। तो हमको चाहिए ई भी चाहिए और एफ भी चाहिए, मतलब दो बॉल्स तो हमको निकालने ही है। पहला वाला बॉल व्हाइट आए, ये वाला होना चाहिए, दूसरा वाला बॉल ब्लैक आए, ये भी होना चाहिए। तो ई और एफ दोनों होने चाहिए, मतलब ये भी ई इंटरसेक्शन एफ ही है। अब ई के लिए क्या होगा प्रोबेबिलिटी, ई पहला स्पेस पहला इवेंट जो है 5/15। हाँ 5/15। अब क्योंकि रिप्लेसमेंट अलाउड है तो तो अंदर फिर भी 10/15। 15 ही बॉल बचे हैं। तो अब ब्लैक का क्या होगा 10/15। 10/15। तो ये कितना हो गया 5C1 15C1 10C1/15C1। ओके, अब बहुत बहुत बड़ा ऑब्जर्वेशन यहां पे, पीई निकालो जरा कितना आता है। पीई मतलब व्हाइट बॉल का बाहर आना, क्या होगा 5/15। पी एफ निकालो जरा कितना आता है, एफ मतलब ब्लैक बॉल का बाहर आना, पहला वाला इवेंट ई है, दूसरा वाला एफ है, ध्यान रखना। तो एफ मतलब ब्लैक बॉल का बाहर आना, तो क्या होगा 10/15। जरा पीई इंटू पी एफ निकालो कितना आता है
5/15 मल्टीप्लाइड बाई 10/15। तो इस वाले ने बोल दिया इक्वेशन 1, इस वाले को बोल दिया इक्वेशन 2। अब फ्रॉम 1 and 2 P E intersection F will be equal to PE multiplied by PF। तो ये है कंडीशन। अगर दो इवेंट इंडिपेंडेंट हैं तो उनमें ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, और अगर इंडिपेंडेंट ना हो तो इसको पहले लिख लेते हैं। दिस इज फॉर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, फॉर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स। और अगर इंडिपेंडेंट ना हो तो PE इंटरसेक्शन F will not be equal to PE into PF। ओके, ये किसके लिए? नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स। डिपेंडेंट इवेंट लिख दें इसको डिपेंडेंट इवेंट लिख दें। और डिपेंडेंट इवेंट में क्या होता है? डिपेंडेंट इवेंट में ये चीज इक्वल होती है P E इंटू P F अपॉन E। या फिर यही चीज अगर मान लो इवेंट F पहले हो जाए तो इवेंट E की प्रोबेबिलिटी कंडीशनल विथ F। तो ये होता है। तो ये भी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है और ये भी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है। ये वाला किसके लिए है? इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए। और ये वाला किसके लिए है? डिपेंडेंट इवेंट के लिए। क्या मेरी बात क्लियर है? यस सर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस में हमको डायरेक्टली ये चेक करना पड़ता है कि बताओ दोनों इवेंट डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। इसको कॉपी कर लो अच्छे से, इंपॉर्टेंट मार्क करते हुए। चलो अब देखो, अब ना एक छोटा सा टॉपिक है, डिफरेंस बिटवीन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स। डिफरेंस बिटवीन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, फिर ये सब क्लियर हो जाएगा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या होता है और इंडिपेंडेंट में क्या होता है। देखो, एक क्वेश्चन लिखते हैं यहां पे। क्वेश्चन में क्या है? 2 balls are drawn from a box containing 10, वही एग्जांपल है, from a box containing 10 black and 5 white balls। ठीक, विथ रिप्लेसमेंट। अच्छा, ये एक्चुअली क्वेश्चन नहीं है, मैं 4 इवेंट्स बना रहा हूं, ठीक है। पहला इवेंट ए, इन्हीं में से मैं 4 इवेंट्स डिफाइन कर रहा हूं। पहला इवेंट ए, 2 बॉल्स बाहर निकालना है, इसका ध्यान रखना। तो पहला इवेंट ये है कि दोनों बॉल्स जो हम निकाल रहे हैं, both balls are black। दूसरा इवेंट बना रहे हैं, both balls are white। और 2 इवेंट्स और बना रहे हैं, इवेंट सी, फर्स्ट बॉल इज ब्लैक, फर्स्ट बॉल इज ब्लैक। और चौथा इवेंट डी, सेकेंड बॉल इज ब्लैक। ठीक, फर्स्ट इज ब्लैक एंड सेकेंड इज वाइट। और इसमें सेकेंड इज एंड फर्स्ट इज वाइट। सेकेंड ब्लैक हो गया एंड फर्स्ट जो है वो वाइट हो गया। अब देखो, ये 4 इवेंट्स मैंने बनाए हैं, जरा इनका हम निकालते हैं। यहाँ पे A इंटरसेक्शन B
और यहां पे निकालते हैं C इंटरसेक्शन D। चलो देखो दो बॉल्स को बाहर निकालना है, दोनों क्या होने चाहिए, ब्लैक होने चाहिए। तो ब्लैक और ब्लैक यही बनेगा। दोनों व्हाइट होने चाहिए, तो पहला वाला व्हाइट दूसरा वाला व्हाइट, यही होगा। A इंटरसेक्शन B की वैल्यू क्या होनी चाहिए बताओगे यहाँ पे? दोनों मतलब में कुछ आएगा नहीं, दोनों में कॉमन ही नहीं है कुछ भी। y आना चाहिए, 5 और इस केस में A इंटरसेक्शन B कितना आना चाहिए, 0। 0। तो ये है हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। इधर देखो, देखो C इंटरसेक्शन D चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ C इंटरसेक्शन D। तो पहला बॉल जो है वो ब्लैक है, पहला बॉल ब्लैक है, क्या होगा बताओ? पहला बॉल अगर ब्लैक हो, या इस वाले को छोड़ भी दो, इस वाले को छोड़ भी दो, जरूरत ही नहीं है। पहला बॉल अगर ब्लैक हो, दो बॉल निकालने हैं, पहला बॉल ब्लैक हो, बताओ क्या होगा? 10 10/15 अपॉन 15। दूसरा बॉल क्या है, वो भी ब्लैक है, या दूसरा बॉल व्हाइट ले लो, दूसरा बॉल मान लिया व्हाइट ले लो, ठीक है, व्हाइट ले लो, 5/15 कितना हो जाएगा? 5/14 या 15? 15 रिप्लेसमेंट है ना, 15 होगा। 50 तो अब इसको जरा चेक करो, ये वाला क्या है, ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ C मल्टीप्लाइड बाय ये वाला, चेक करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ D है। जब इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज का प्रोडक्ट इसके इक्वल आए, तो इस केस में इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। सर एक बात बताओ, हमने ना रिप्लेस किया बॉल, वो अगर वाइट बॉल होगी तो फिर वो 6/15 नहीं हो जाएगा? एक मिनट रुको, क्या कह रहे हो, थोड़ा सा फिर से बोलो, क्या कह रहे हो? सेकंड बॉल इसमें फर्स्ट बॉल इज, अब मैं बात कर रहा हूँ C इंटरसेक्शन D की। पहली बॉल थी ब्लैक, हमने ब्लैक बॉल निकाल ली, हमें पसंद आ गई, हमने रख ली, हमने उसमें वापस डाला बॉल, रिप्लेस करना ना, रिप्लेसमेंट नहीं होता है, वापस डालते हैं कोई बॉल हम। तो अगर वो वाइट है तो फिर वो 6/15 हो जाएगा ना? नहीं, अब हम क्या डालेंगे, जो निकाले हैं वही डालेंगे ना। एक बॉल तो बाहर आ गई ना। अच्छा, जो निकाले हैं वही डालेंगे, ओके। अब ओवरऑल उसका तो जो, ठीक। क्या कहते हैं उसको, ओवरऑल जो उसका क्या बोलते हैं उसको, जो ओवरऑल उसका लुक है वो थोड़े ना बदल देंगे। तो फिर अच्छा, मतलब क्या हुआ, विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ फिर? विथ रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट में जो अंदर वाली बॉल है उसको हम चेंज नहीं कर सकते। मतलब अगर हम निकाल रहे हैं बाहर ले जा रहे हैं अपने साथ, तो उसके जगह पे वही बॉल अंदर डालेंगे। ओके, ठीक और है, अगर मान लो, हाँ सेम होगा। और अगर हम व्हाइट डालते हैं, मान लो हमने एक ब्लैक निकाल दिया और व्हाइट डाल दिया, तो ये चीज मेंशन करनी पड़ेगी, तो ये चीज मेंशन हाँ कर। तो उस केस में फिर 6/15 हो जाएगा। हाँ, अगर मान लो एक हमने ब्लैक निकाल लिया, चलो इसको भी कर लेते हैं, मान लो 10 ब्लैक था पहले और 5 व्हाइट था, इसको केस 1 बोल देते हैं। और केस 2 में क्या करते हैं, एक हमने ब्लैक निकाल लिया, तो उसका मान लो ये हो गया 10/15। अब दूसरा वाला हम अगर व्हाइट डाल देते हैं, तो अब 9 ब्लैक बचा एक निकाल लेने के बाद, और 6 व्हाइट हो गया, है ना? तो नीचे तो 15 है, यस सर, नीचे अभी भी 15 है, बट अब व्हाइट वाला कितना बच गया है, 6 बच गया है, तो ये हो बस जाएगा, 6 हो गया, हाँ ऐसे हो जाएगा। तो वो ठीक है। बताएगा फिर हम ब्लैक निकाल रहे हैं और व्हाइट डाल रहे हैं, बताएगा, ठीक है ना? यस सर। तो चलो इसको लिख लो, फिर एक दो क्वेश्चन करते हैं इस पे भी। अच्छा ये देखो, एक और मैं बात बता दूं, इंडिपेंडेंट इवेंट अगर 3 हो तो उसको भी साइड में लिख लो कहीं। इफ ए बी एंड सी ये तीनों क्या हो, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो, इंडिपेंडेंट, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये तीनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाता है उस केस में, पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी, इसका ध्यान रखना, ठीक? अगर 2 हो तो दोनों का प्रोडक्ट हो जाता है, और 3 हो तो तीनों का प्रोडक्ट हो जाता है। ये भी मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ही है, क्योंकि 3 इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई किया जा रहा है ना? तो ये भी लिख लो साइड में नोट करके इसको। और सर ये, हाँ एक, चलो फिर मैं क्वेश्चंस लिखता हूँ।
चलो पहला क्वेश्चन, टोटल मेरे पास 1 2 3 4 क्वेश्चन है, ठीक है, ये कर लेते हैं पहले, फिर देखते हैं कितना टाइम बचता है। लिखना स्टार्ट करो। A die is thrown. A die is thrown. If E is the event, if E is the event, the number appearing is a multiple of 3. Number appearing is a multiple of 3. मेरी राइटिंग पढ़ने में आ रहा है, पढ़ पा रहे हो? यस सर। Yes, sir. And F is the event. F कोई दूसरा इवेंट है. The number appearing is even. The number appearing is even. ठीक. Then find whether E and F are independent or not. Then find whether E and F are independent. पहला क्वेश्चन ये था. क्वेश्चन नंबर 2 करते जाना, तुम लोग क्वेश्चन लिख लेना और इसको सॉल्व करते जाना, ठीक है, मैं लास्ट में एक साथ डिस्कस कर लूंगा. An unbiased dice is thrown twice. Let the event A odd number on the first throw. And B be odd number on the second throw. Check whether A and B are independent. चलो ये 2 क्वेश्चन है, जरा सॉल्व करो इनको. मैं भी करता हूं, देखो पहला वाला. डाई इज थ्रोन, डाइस इज थ्रोन, तो सैंपल स्पेस पहले बना लेते हैं. सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 और 6. E एंड F दो इवेंट्स हैं. E को डिफाइन कर लो. E क्या बोल रहा है? द नंबर अपियरिंग इज अ मल्टीपल ऑफ 3. तो E में 3 हो सकता है और 6 हो सकता है. F दूसरा इवेंट बना लिया. F क्या कह रहा है? F कह रहा है नंबर अपियरिंग इज इवन, तो 2 4 और 6. तो इंडिपेंडेंट के लिए हमको क्या करना पड़ता है? फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए, फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए हमको LHS RHS सेटिस्फाई कराना पड़ता है. E इंटरसेक्शन F इक्वल टू PE इंटू PF, ये करना पड़ता है ना. तो इसका LHS निकालते हैं पहले. E इंटरसेक्शन F की प्रोबेबिलिटी, E इंटरसेक्शन F निकालो, कितना आएगा? 3 और 6 में एक ही कॉमन है, 6. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F कितना होगा? देखो 6 तो एक ही मेंबर है और हो गया 6 सर. इसमें से 1/6, क्योंकि सारे इक्वली लाइकली हैं, तो हर एक इवेंट की Yes, sir. प्रोबेबिलिटी इक्वल रहेगी. तो ये हो हाँ गया. इंडिपेंडेंट है। RHS में देखो PE, तो E की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? E की प्रोबेबिलिटी होगी 2 है ना. 3 और 6 तो 2/6, 1/3. 1/3. PF का निकालो. F में कितने एलिमेंट्स? 3 एलिमेंट्स, तो 3/6, ये हो गया 1/2. Okay, sir. PF कितना आ गया? 1/6 आ गया. Equal हो गया सर. So from 1 and 2, PE intersection F equal to PE into PF. So E and F are
इंडिपेंडेंट। ओके, यस सर। अब करो सेकंड वाला। सेकंड देखो, सर एक unbiased dice is thrown twice। तो सैंपल स्पेस 2 बार थ्रो करना है तो 1,1 1,2 क्या ये सारा लिखना पड़ेगा? सर लिखना पड़ेगा सर? शायद लिखना पड़ेगा। ए में ऑड नंबर फर्स्ट पे और बी में सेकंड पे। हाँ लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो लिख लो पहले 1,4 1,5 1,6, फिर 2,1 2,2 2,3, फिर ना फिर काउंट नहीं कर पाएंगे। 2,4 2,5 2,6 3,1। फिर 6,3 6,4 6,5 एंड 6,6। ये हो गया सैंपल स्पेस। इवेंट ए क्या है? ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट थ्रो। इवेंट ए ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट थ्रो। तो क्या क्या होगा इसमें? सर हाँ सर हाँ ऐसे कह सकते हैं हम कि पहले पे अगर ऑड आ गया हाँ। तो दूसरे पे भी हमें ऑड चाहिए, तो लाइक इंडिपेंडेंट नहीं होगा ना, डिपेंड करेगा वो, बिकॉज पहला वाला ऑड फिक्स हो गया एक, तो दूसरे वाले में कुछ इवन्स होंगे कुछ ऑड होंगे। सर हम वही ऑड के ऑड और ऑड वाला केस ही आएगा फिर हमारे पास, जैसे कि 3,3। इंटरसेक्शन में तो क्यों सपोज 1 1,3 1,5, फिर 3,1 3,3 3,5 ये भी होंगे? मतलब ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। अच्छा। हाँ हाँ, पर कॉस फर्स्ट वाला अकर हो गया हमारे पास, एक टाइप का नहीं होगा जो होगा 2,5। सेकंड थ्रो पे उसमें 5 आ रहा है, पर कॉस फर्स्ट वाला सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, हम उस केस को नहीं ले पाएंगे। हाँ बिल्कुल। तो हेंस दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। रुको मैं आता हूँ, तुम्हारी बात मैं एक बार फिर से पूछना चाहूंगा। ठीक है, पहले मुझे सॉल्व कर लेना दो इस तरीके से। ए में क्या हो गया? 1 से लेकर ए में कितने एलिमेंट हैं? 18। यस। फिर बी में कितने हैं? तो बी में क्या कर रहा है? ऑड नंबर ऑन द सेकंड थ्रो। सेकंड थ्रो पे ऑड आना चाहिए, तो फर्स्ट पे ऑड वो 9 होने चाहिए। 1,1, 3 ही होंगे सर। फिर 1,3 और 1,5 ये हो गया। 2 में क्या क्या? हाँ वो भी 18 होगा, बट लिख लेते हैं एक बार। 2,1, फिर 2 के साथ 3 और 2 के साथ 5, फिर 3 के साथ 1 3 के साथ 3 और 3 के साथ 5, फिर 4 के साथ। मुझे ना ऐसे ही अच्छा लगता है क्योंकि कुछ भी छूटता नहीं है, कुछ भी मिस नहीं होता है और कोई कंफ्यूजन नहीं होता है एग्जाम में। डर नहीं लगता है कि अरे ये कहीं छूट तो नहीं गया होगा। मेरी तो हैबिट बनी हुई है इस तरीके से। 5 के साथ 1,3,5, फिर 6 के साथ 1 3 और 5 ये हो गए सारे। थोड़ा टाइम लगता है बट मैं एकदम श्योर हो जाता हूँ कि मेरा कुछ भी नहीं छूटा है, मेरा एकदम परफेक्ट है। ये हो गया। अब ए और बी इंडिपेंडेंट है कि नहीं? चलो तो ए इंटरसेक्शन बी। देखो ए इंटरसेक्शन बी मतलब क्या हुआ? पहले वाले पे भी और दूसरे वाले पे भी और, है ना? तो जरा हम वो करें, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करें, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। 9 एलिमेंट्स आने चाहिए ऐसे। हाँ पहले पे भी ऑड और दूसरे पे भी ऑड। तो पहले को फिल करने के 3 इंटू 3 9 होने चाहिए टोटल। देखते हैं 1,1 पहले पे भी ऑड, दूसरे पे भी ऑड, 1,3 1,5 ये हो गया 3, फिर 3,1 3,3 और 3,5 ये हो गया। फिर क्या बचा 5 के फिर साथ? 5 वाला 5,1 5,3 5,5। यही 9 होंगे और कुछ नहीं होगा। तो अब हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। चलो चेक करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9/36 ना, 1/4।
फर्स्ट इक्वेशन, और RHS एक साथ निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B। तो A में कितना है 18, B में भी 18, तो 1/2 ये भी 1/4। सो A एंड B आर इंडिपेंडेंट। ये हो गया आंसर, है ना। हाँ अभी अब बताओ क्या कह रहे थे। मेरे उस हिसाब से तो नॉट इंडिपेंडेंट आ रहा था, बट प्रूव ही हो गया। अच्छा क्यों आ रहा था नॉट इंडिपेंडेंट? मैंने लाइक सर सोचा कि लाइक सपोज फर्स्ट वाले में हमें ऑड चाहिए, फर्स्ट वाले में हमारा ऑड आ गया, पता नहीं क्या भूल गया मैं क्या सोचा था। छोड़ो सर, इसको ऐसे ही कर लेते हैं, भूल गया मैं। हाल क्या वरना और confuse हो गया। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, तो इसको कॉपी कर लो। चलो अब देखो थोड़े से, मैं दो क्वेश्चन, लास्ट दो क्वेश्चन और हैं, वो दोनों लिख देता हूँ, फिर उसके बाद सॉल्व करना। देखो प्रूव दैट, ये प्रूविंग वाले हैं, एनसीईआरटी में ही है, बस सॉल्यूशन मत देखना वहां से। इफ E and F are independent E and F are independent events, then E and F dash are also independent। ये पहला क्वेश्चन है। कहने का मतलब इसमें गिवन क्या है, इसमें गिवन है E इंटरसेक्शन F इक्वल टू PE इंटू PF, ये चीज गिवन है। एंड टू प्रूव में क्या है, E एंड F डैश इंडिपेंडेंट है, मतलब E इंटरसेक्शन F डैश इक्वल टू PE इंटू PF डैश, ये प्रूव करना है। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 2, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन, if A and B are independent events, A and B are independent events, then the probability of occurrence of at least one of A or B, at least one of A or B is given by 1 minus P A dash into P B dash। ये दो क्वेश्चन हैं, जरा इनको ट्राई करो, फिर मैं सॉल्यूशन दिखाता हूँ, करवाता हूँ इनको।